welcome to you once again. One more lecture of chapter 1, The Rise of Nationalism. Dear students, in last video I just explained you about the unification of Italy, and in this video I will explain the strange case of Britain, or it is also known as the bloodless revolution of Europe. Right now, a question can be raised in your mind, that is it possible that by any dropping a single drop of blood the revolution process be completed, or by any expansion of the liberal ideology or any type of ideology without grouping of people or without the struggle or effort of the people, the unification is possible. Of course, the condition of Britain is totally different from all other revolutions just happened in, right? So dear students, you should understand here the case of the Britain was totally different, and the unification process of Britain was not completed within days, within few months, within few years. It will take a long duration of time, and only the diplomatic policies of one region's ruling played very crucial role to enlarge the territory of England and formation of United Kingdom. Right? Dear students, I think whenever you will listen all this incident in the form of a story, you can get a clear cut the chain of scenes. So I'm just explaining you in Hindi, and later I just explained it in complete English, right? So for understanding this story, just I am explaining it in Hindi. Dear students, actually उस टाइम इंग्लैंड कोई ये मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में नहीं, डिफरेंट कम्युनिटीज के रूप में ये फैला हुआ था. ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज के रूप में फैला हुआ था, मीन्स हैविंग वेरियस इथनिक आइडेंटिटीज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, on the basis of traditions. The group was formed and just spreaded in different regions which were known as the Scotland, England, Wales, Northern Ireland and Republic of Ireland. ये डिफरेंट नेम से उस टाइम में अलग अलग ये थे. जैसे स्कॉटलैंड के रीजन्स में रहने वाले लोग स्कॉटिश कहलाते थे, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश कहलाते थे, आयरलैंड में आयरिश और वेल्स में रहने वाले लोग वेल्स कहलाते थे. तो वेरियस इथनिक आइडेंटिटीज वहां पे था. ठीक है, और इंग्लैंड का स्टार्टिंग की बात करें तो इंग्लैंड में क्वीन हुआ करती थी. ठीक है, लेकिन ड्यू टू हैपनिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइट, ड्यू टू हैपनिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज very fastly, and due to increasing the productivity, the number of the middle class was increased so fastly. तेजी से मध्यम वर्ग के लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का, पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी, और जब मिडिल क्लास के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी तो वहाँ की पार्लियामेंट जो था,
ठीक है, जिसकी सहायता से क्वीन रूलिंग करती थी, ठीक है, उस पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का रोल मतलब क्या हो गया, बढ़ता चला गया। मीन्स पार्लियामेंट वाज जस्ट बिकमिंग डे बाय डे मोर स्ट्रॉन्गर। पार्लियामेंट वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते चला गया, और दूसरी तरफ जो था रानी की पावर जो थी वो धीरे डे बाय डे रिड्यूस होने लगा। मीन्स डोमिनेंसी इन रूलिंग वाज द पार्लियामेंट जस्ट इंक्रीज्ड, राइट। दूसरी तरफ अब एक बार देखा जाए कि रिलीजियस कंडीशंस क्या था, तो वहां पर इंग्लैंड में क्रिश्चियन रिलीजन था, राइट। बट क्रिश्चियन में भी इन सारे रीजन्स में दो तरह के क्रिश्चियंस थे। एक जो थे अर्लीस्ट फॉर्म जो था क्रिश्चियन का, जो कैथोलिक्स था, और दूसरा जो था वो प्रोटेस्टेंट था। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें स्कॉटलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड का, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का, तो हम पाते हैं कि वहाँ पे कैथोलिक्स की संख्या ज़्यादा थी। और ऑन द होल देखा जाए तो कैथोलिक्स ज़्यादा थे और प्रोटेस्टेंट कम थे, लेकिन इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट की संख्या ज़्यादा थी। दैट्स वाई द होल लीडर्स, राइट, द होल पार्लियामेंट्स वाज जस्ट सपोर्टिंग टू those peoples who were just living in other ethnic regions, right, and having Protestant, उन सारे लोगों को इकोनॉमिकल मिलिट्रिकल सपोर्ट इंग्लैंड के द्वारा होना शुरू हो गया। मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट जो मतलब जिसमें कि प्रोटेस्टेंट का पावर डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उसने क्या किया, दूसरे रीजन्स के में जो स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, इन सारे के प्रोटेस्टेंट को ये सहायता करता था। और उस रीजन में प्रोटेस्टेंट की संख्या कम होने के बावजूद वो जो है कैथोलिक्स को मतलब क्रश करना स्टार्ट किया, क्योंकि मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट इंग्लैंड की तरफ से मिल रहा था, जिसके कारण से उनको क्रश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और डिप्लोमेसी को यूज करते हुए उसने क्या किया, इंग्लैंड ने अपना मतलब इंग्लैंड अपनी मतलब इनडायरेक्ट में होकर के, हिडन होकर के मतलब क्या उनको सपोर्ट कर रहा था, और मतलब प्रोटेस्टेंट्स पावरफुल होते जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से इसको इंग्लैंड के टेरिटरीज में ऐड कर लिया जाए। ये गेम चल रहा था, ठीक है। और इसमें कोई मतलब आर्मी अटैक नहीं हुआ, ठीक है, वो डायरेक्टली फेस पे भी नहीं आए, और जो था मतलब स्ट्रगल कंटिन्यूड रहा। तो क्या होता है, इंग्लिश पार्लियामेंट डोमिनेंसी, मतलब इंग्लिश पार्लियामेंट की डोमिनेंसी बढ़ गई। इंग्लिश पार्लियामेंट में मिडिल क्लास की संख्या तेजी से बढ़ा, और वो जो है सो वो क्या किया कि जिसके कारण से देखा जाए तो कैथोलिक्स और पार्लियामेंट के बीच में डिस्प्यूट की कंडीशंस क्रिएट हो गया, राइट। कैथोलिक्स जो के जगह पर मतलब कैथोलिक्स की पावर रिड्यूस हो गई, और किसकी, प्रोटेस्टेंट्स का पावर डोमिनेंट हो गया पार्लियामेंट में। अब ये पार्लियामेंट जो था वो ये पार्लियामेंट ये जो था इंग्लैंड और वेल्स का जो ये पार्लियामेंट था, इंग्लैंड और वेल्स के पार्लियामेंट, सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को इनडायरेक्ट में हेल्प करके इसको मिलाना शुरू कर दिया। और बात पहले क्या किया कि आप प्रोटेस्टेंट, ये बात करके रिलीजियस सेंटिमेंट्स में जगा करके कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम लोग मिल करके एक ऐसा करके फॉर्मेशन करें, नए मतलब बड़े रीजन्स का करें और सेम रूलिंग हम लोग ये करें। इसके बाद इसने क्या किया, इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों एक साथ हो गए, जिसको कि एक्ट ऑफ यूनियन कहते हैं। एंड अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जस्ट ज्वाइंट। Since when a new country or new nation be formed, they have to lose their own identities, and on the basis the new name United Kingdom of Great Britain was formed. In one line, just try to understand. Under the Act of Union 1707, England and Scotland just merged and formed United Kingdom of Great Britain. मतलब अब ना इंग्लैंड है ना स्कॉटलैंड है, बल्कि हम दोनों मिलकर के एक नया नेशंस का फॉर्मेशन किया। दैट नेशन इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब
एक स्टेप्स में देखा जाए तो आप कह सकते हो कि वही प्रोटेस्टेंट्स के आइडियोलॉजी को लेकर के, प्रोटेस्टेंट्स के व्यूज पे, रिलीजियस व्यूज पे लोगों को यूनिफाई करके, और यहाँ के कैथोलिक्स के स्कॉटलैंड जो में के कैथोलिक्स को काफ़ी क्रश किया गया यहाँ के प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा, और इस प्रकार से स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो है नेक्स्ट जो सेक्शन था वो नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, राइट। नॉर्दर्न आयरलैंड में भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों थे। वहां पे भी फिर से अब ये प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड ने ये इसके प्रोटेस्टेंट्स को मतलब उकसाना शुरू किया और उसको आपस में मिलाना स्टार्ट किया। इस पॉलिसीज के तहत अब ये स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स जो है वहाँ के कैथोलिक्स को क्रश करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल और मिलिट्रिकल सपोर्ट्स ब्रिटेन के द्वारा इनको मिल रहा था, जिसके कारण से इसने क्या किया, जिसके कारण से ये नॉर्दर्न आयरलैंड को में मतलब क्या डिस्प्यूट का कंडीशंस, कॉन्फ्लिक्ट का कंडीशंस क्रिएट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए वहाँ के लीडर्स, वहाँ के एक लीडर्स जो थे जिसका नाम वोल्फ टोन ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वोल्फ टोन इसको मतलब काफ़ी लंबे समय तक रिवोल्ट को नहीं ले जा पाए और वो मतलब उनको हार का सामना करना पड़ा। रिजल्टली क्या हुआ, रिजल्ट देखा जाए, रिजल्टली इन 1798 में जो है सो वोल्फ टोन के द्वारा यूनाइटेड आयरिशमैन एक ग्रुप बनाया गया था, उसके तहत रिवोल्ट किया गया, लेकिन ये रिवोल्ट क्या हो गया, फेल्योर हो गया। और लास्टली 1801 में इन 1801 जस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला लिया गया, और नॉर्दर्न स्कॉटलैंड तो पहले ही जुड़ गया था, अब इसमें इस नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ करके क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन कर लिया गया। मीन्स जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो ग्रेट ब्रिटेन था उसको हटा करके उसके जगह पर यूनाइटेड किंगडम की फॉर्मेशन हो गई। अब स्टार्टिंग में तो ये कहा गया था हमारा एक पॉलिटिकल सराउंडिंग्स होगा जहाँ पर एक रूलिंग होगी, एंड every community of peoples will enjoy their culture traditions. But what happened whenever there is formation of United Kingdom for collective identification, they chose or selected a new national flag, right? And they choose national anthem, they choose a language, national language English। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड का कल्चर, इंग्लैंड का ट्रेडिशन, इंग्लैंड का लैंग्वेज सारा क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। आयरिशमैन हो या स्कॉटिश हो, वो सारे उनको अपने धीरे धीरे करके अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को क्या करना पड़ा, मतलब ऑमिट करना पड़ा। वो ओवरलैप्ड हो गया और उसके ऊपर डोमिनेंट कौन हो गया, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन और इंग्लिश लैंग्वेज आदि डोमिनेंट हो गई। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन ने बिना कोई मिलिट्री हेल्प के, ठीक है, कोई एक्सपेंस किए हुए, कोई मतलब लड़ाई किए हुए, इस प्रकार से एक ग्रेट टेरिटरी के रूप में इंग्लैंड का फॉर्मेशन, जो यूनाइटेड किंगडम के रूप में कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो गया। एक बात ध्यान रखिए बच्चों अभी भी कि यहाँ पे एक पोर्शन है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो बिल्कुल अलग रहा। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी डोमिनेट किया गया, लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो नॉर्दर्न आयरलैंड से अलग था और वो एक छोटे राज्य के रूप में अलग ही रहा। तो उस टाइम का ये एक स्टोरी था। आई थिंक यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का क्लियर कट कंसेप्ट आपके माइंड में आ गया होगा। 1801 में इंग्लैंड का क्या हो गया, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन दोनों का मिल करके यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हो गया और इस प्रकार से ब्रिटेन की यूनिफिकेशन हो गई। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि पूरी तरह से स्टोरी आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे भी लिख करके आप भेज सकते हो। हम आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। तो इस होप के साथ कि आप एक एक करके सारे वीडियो देख रहे हो,
वीडियो को पूरा देख रहे हो, अच्छी तरह से समझ रहे हो। आज का वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक एंड सब्सक्राइब पाटलिपुत्र सेंट्रल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।